Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. I welcome you all to our online video lecture series. I hope आपने इन वीडियो लेक्चर सीरीज को देखा होगा, समझा होगा और आज की इस लेक्चर सीरीज में हम जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी की, तो आज की इस लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि टैक्सोनॉमी का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपके 11th की बात करें तो टैक्सोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी टैक्सोनॉमी के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे आप ऑर्गेनिजम्स को कैटलॉगिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, हम उनको पर्टिकुलर टैक्सोनॉम्स में प्लेस करते हैं और उसी अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इस टैक्सोनॉमी के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की कैटलॉगिंग करते हैं? क्या हम रैंडमली किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में डाल सकते हैं? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में कुछ खास चीजें होते हैं, लाइक कुछ बेसिस की आज बात करनी है और आज मैं आपको उस लेक्चर में लेके चलूंगा जिसको हम बेटे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या जिसको हम सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं, या आप सिंपली कहो कि टैक्सोनॉमी के लिए किन चीजों का होना, किस किस चीज की हमने स्टडी करनी है। और जब आप ऑर्गेनिजम्स को इन सारे बेसिस की स्टडी करोगे, ये सारे बेसिस के बाद आप एक ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, हमने जो है उसकी कैटलॉगिंग की है। लेकिन जहां तक कि टैक्सोनॉमी का ताल्लुक है, हमने टैक्सोनॉमी में यूजुअली जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी, जो कि लीनियस की क्लासिफिकेशन है, उसमें हम ज्यादातर बात करते हैं किस चीज की बेटे? उसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी का मतलब है जहां पे हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में भी आप वही क्लासिकल टैक्सोनॉमी पढ़ते हो। फिर उसके कुछ डिमेरिट्स आए हैं, आगे उन लेक्चर्स के रिलेटेड भी हम बात करेंगे। लेकिन आज पहले आप याद रखो कि हमारे पास सबसे पहली क्या जरूरी चीज है। अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, अगर आप एक टैक्सोनमिस्ट है, आप टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हो, टैक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए पहली चीज क्या है बेटे? सबसे पहली चीज जो है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को कैटलॉगिंग करनी है, कोई एक नई स्पीशीज डिस्कवर हो गई है, आप उसको किस तरह से कैटलॉग करोगे, आप उस ऑर्गेनिज्म को किस तरह से कैटेगराइज करोगे? बेटे हमारे पास इतना बड़ा लिविंग वर्ल्ड है। आपने कोई एक स्पीशीज को, फॉर एग्जांपल वो प्लांट की स्पीशीज है, जब प्लांट की स्पीशीज है तो सिंपल सी बात है, आपने उसके कैरेक्टराइजेशन जब किया है, जब आपने उस स्पेसिमेन के, जो आपने कोई भी इंडिविजुअल को डिस्कवर किया है, डिस्कवर करने के साथ साथ आप उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, लाइक उसका हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। आप जब उस ऑर्गेनिज्म के, उस इंडिविजुअल के सारे फीचर्स को स्टडी करोगे और स्टडी करने के बाद ही आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या करोगे? आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे। आप उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई जब करोगे तभी आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कराने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम देने के लिए सबसे जरूरी चीज है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जहां आप एक इंडिविजुअल के डिस्टिंक्टिव फीचर्स को बेटे स्टडी करते हो। नजर रखो, the organism to be studied is described for its
all morphological and other characteristics. जब आप एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को और बाकी कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो, that process, that phenomenon is called as characterization. उस चीज को आप कैरेक्टराइजेशन कहते हो। इसीलिए याद रखोगे कि टैक्सोनॉमी में सबसे पहली चीज जो है दैट इज कैरेक्टराइजेशन, जहां पे आप किसी ऑर्गेनिज्म के जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हो, डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में स्टडी करते हो, और स्टडी करने के बाद ही आप क्या करोगे बेटे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई शख्स है, कोई प्लांट है, जब आपने उसके सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करा है, आपने मुझे बता दिया ये प्लांट, इसका जो फ्लावर है, फ्लावर की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इसके लीव्स ऐसे है, इसके रूट्स ऐसे है, इसका हैबिटेट ये है, ये आपको इस एरिया में पाया जाएगा, मतलब इसकी लोकेशन ये है, इसका हैबिटेट ऐसा है, ये इस जगह पे ग्रो करता है, इसको इतना रेनफॉल की जरूरत है, तो मुझे समझ आएगा कि आप किस प्लांट की बात करते हो, क्योंकि आपने उस प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन मुझे बता दी, आपने उस प्लांट का डिटेल्ड अकाउंट मुझे बता दिया, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना मुझे कितना आसान हो जाएगा। देखो भाई, जब मैं किसी चीज के कैरेक्टराइजेशन करूंगा, किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टराइजेशन करूंगा, जब मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में आपको एक डिटेल्ड अकाउंट दूंगा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जब आपको मैंने वो सारे कैरेक्टर बता दिए हैं और उन कैरेक्टर के बेसिस पे, उन फीचर के बेसिस पे, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप उस इंडिविजुअल को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टर। जब हम एक इंडिविजुअल के सारे कैरेक्टर्स को बेटा स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, उस ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे, टू नो वेदर इट इज सिमिलर टू एनी वे ऑफ द नोन ग्रुप और टैक्सा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है जो आपने या किसी शख्स ने डिस्कवर करा है, और जब आप इसकी कैरेक्टराइजेशन करते हो, कैरेक्टराइजेशन करने के टाइम मुझे इसके सारे फीचर्स के बारे में स्टडी करना है, तभी मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना सही से। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्पेसिमेन डिस्कवर किया है, आपने कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई प्रोटिस्टा, कोई बैक्टीरिया डिस्कवर किया है, और सबसे पहले मुझे इसके न्यूट्रिशन के बारे में पता चलना चाहिए, मुझे इस इंडिविजुअल के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलना चाहिए, मुझे इस इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलना चाहिए, मुझे इस इंडिविजुअल की एनाटॉमी के बारे में पता चलना चाहिए। वो सारे कैरेक्टर मुझे, वो सारे फीचर मुझे कहां से पता चलते? जब मैं इसकी कैरेक्टराइजेशन करूंगा, और कैरेक्टराइजेशन करने के बाद इन्हीं सारे चीजों के बेसिस पे, इन्हीं सारे चीजों के बेसिस पे जब मैं इन सारे चीजों को, सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करूंगा, मैं इस इंडिविजुअल को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। लेकिन जब आपने एक इंडिविजुअल की प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन नहीं करी है, तो हम लोगों को जो है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्पीशीज को फिर आइडेंटिफाई करने में मसला हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कैरेक्टराइजेशन। जब कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। और जब हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है बेटे, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि हम उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक से फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है एक्स स्पीशीज, या हमारे पास लेट भी कोई भी, हमारे पास स्पीशीज ए है। अब आपने इसका कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन भी होगी इसकी, और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, फिर आप इस इंडिविजुअल को किसी भी किंगडम में, किसी भी ग्रुप में प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई इंडिविजुअल डिस्कवर करा है, हमने कोई ऑब्जर्व की है नई स्पीशीज को, किसी नई प्लांट को ऑब्जर्व करा है, और ऑब्जर्व करने के बाद जब हम उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये प्लांट है, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफाई होगा कि इसका हैबिटेट ऐसा है, इसको ज्यादा वाटर की जरूरत है, ये ज्यादा ट्रीज के ऊपर, या जरूरी नहीं है ट्रीज के ऊपर, ये इस वाली सॉइल में ग्रो करता है, तो उसके बाद ही हम इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। या किसी एनिमल की बात करें, कोई एनिमल आपने डिस्कवर किया है, पहले आप देखोगे कॉर्डिएट है कि नॉन कॉर्डिएट है,
फिर आप देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होलोजोइक ही होगा। कॉर्डिएट देखोगे, नॉन कॉर्डिएट देखोगे, आप देखोगे क्या ये रेस्पायर लंग से करता है, गिल से करता है। उसका मतलब है जब आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन की है, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, और आइडेंटिफाई हम उन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं। और उसके बाद होगी बेटे क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन का मतलब है इट डील्स विद classifying organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, किन में, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, किस चीज के बेसिस पे, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे। कोई ऐसा इंडिविजुअल डिस्कवर हो जाएगा जो ह्यूमंस जैसा होगा, तो हम उसको प्लांट के ग्रुप में क्लासिफाई नहीं करेंगे। हम कहेंगे हाँ इसके जो मैक्सिमम फीचर्स है, मैक्सिमम कैरेक्टर है, वो तो ह्यूमन जैसे रिजेंबल करते हैं। आप उसको कैसे प्लांट ग्रुप में क्लासिफाई करोगे? इस प्रोसीजर को हम बेटे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो ये टेक्सोनमिस्ट वाले लोग थे, जो जिन्होंने टेक्सोनमी को डील किया है, टेक्सोनमी के साथ डील करते थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या चीज लिया था, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, उसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी बाद में आए हैं। इन्होंने एक्सटर्नली देखा है, हाँ अगर ये ह्यूमन जैसा है, इन्होंने ये देखा ही नहीं कि इसका एंसेस्टर कौन है, क्या खाली एनाटॉमी तो डिफरेंट नहीं है इस इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल की, उन्होंने उठा दिया किसी एक ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से इसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए दैट मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन हो वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो। हम एक कैरेक्टर के बेसिस पे बेटे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। किसी भी इंडिविजुअल को ग्रुपिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, जो कि आगे हमें पढ़ना है। जिस प्रोसीजर को हम, जिस क्वालिटी को हम, जिस कैरेक्टर को हम टेक्सॉन सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन का मतलब आप याद रखोगे, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस चीज के बेसिस पे, रिजेम्बलेंस के बेसिस पे टू अ डिफरेंट टैक्सा। It does not resemble any known taxon. A new group of taxon is created to accommodate it. देखो भाई, एक नई स्पीशीज आपने किसी फॉरेस्ट में डिस्कवर करी है, और डिस्कवर करने के बाद आपने पहले उसकी कैरेक्टराइजेशन करना है। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको क्लासिफाई करोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका कैरेक्टर किसी एक, से फॉर एग्जांपल आपने ऐसा प्लांट डिस्कवर किया है किसी जंगल में, और डिस्कवर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब आपको क्लासिफाई करना है कि हमारे पास प्लांट का एक ग्रुप है, मतलब प्लांट में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज होती है, बहुत सारे जीनस, वो आगे बढ़ना है हमें। और जो ही आपने इसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करने के लिए आपने देखना है क्या इसके सारे कैरेक्टर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ रिजेंबल करते हैं। अगर करते होंगे तो आप इस इंडिविजुअल को उसी ग्रुप में प्लेस करोगे। ये तो सिंपल सी बात है। जब इसके कैरेक्टर और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टर आपस में रिजेंबल करेंगे तो आप इसको उसी ग्रुप में बेटे प्लेस करोगे। लेकिन जब इसका कैरेक्टर किसी और इंडिविजुअल के साथ रिजेंबल करता ही नहीं है, तो टैक्सोन में क्या कहते हैं, इसके लिए कोई सेपरेट ग्रुप बना दो, इसके लिए कोई सेपरेट अलग टैक्सोन बना दो। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। यानी इसके लिए कोई अलग जीनस, अलग स्पीशीज, मतलब ये एक अलग स्पीशीज हमें लेनी है, ठीक है। मतलब इसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाना है। हम तो इसको किसी और के साथ कैसे रख सकते हैं जब इसके कैरेक्टर रिजेंबल ही नहीं करते हैं। सही बात है। तो आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन करो और इन पॉइंट्स को बेटे समझो, ताकि आपका 11th है अभी, कुछ टाइम में हमने 12th स्टार्ट करना है, और उसके बाद मतलब ये सिलेबस जो है ये तो आपके नीट में भी आ रहा है ना, इसीलिए इन चीजों को बेटे हल्के में मत ले लो, क्योंकि ये आपको लगेगा ये इजी है, लेकिन ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। कल को क्लासिफिकेशन के रिलेटेड आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो ही आपने बेटे क्लासिफिकेशन करी है, सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन करोगे, कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन करोगे। हाँ क्या प्रॉपर तरीके से कैरेक्टराइजेशन हुई है, तभी तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप क्या चीज करोगे बेटे, आप क्लासिफिकेशन करोगे। आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में प्लेस करोगे इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो एक तरीका है, एक सीक्वेंशियल तरीका है, उसी तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में प्लेस कर सकते हो, लेकिन उसकी रिजेम्बलेंस देख के। अगर उसकी रिजेम्बलेंस नहीं ना थी तो आपको क्या कहती है टैक्सोनॉमी, उसके लिए अलग एक ग्रुप प्लेस कर दो, उसके लिए अलग एक ग्रुप बना दो, जिसमें आप उस
इंडिविजुअल को जो आपने डिस्कवर करा है एज पर, लेकिन टेक्सोनोमिक लॉज आप ये नहीं है कि पहले आपको यू हैव टू गो थ्रू दीज लॉज। पहले आपने वो सारे लॉज पढ़ने हैं, टेक्सोनोमिक लॉज पढ़ने हैं, और उसके बाद ही आप एक ऑर्गेनिज्म को उस वाले ग्रुप में प्लेस कर सकते हो। या अगर इसकी रिजम्बलेंस होती है किसी के साथ तो आपको कोई नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस इंडिविजुअल को डायरेक्टली उसी ग्रुप में प्लेस कर सकते हो। अब अगर कोई इसमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज थी, तो इसके लिए इस इंडिविजुअल के लिए इस जो भी आपने कोई नया इंडिविजुअल डिस्कवर किया, इसके लिए आपको एक नया ग्रुप, नया टेक्सान बनाना है। इसके बाद लास्ट वाला कैरेक्टर जो है दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो लास्ट कैरेक्टर है दैट इज नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बेटे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अगर आप किसी एक लिविंग सिस्टम को डिस्कवर करते हो, वेदर वो माइक्रोब है, वेदर वो फंगस है, वो प्रोटिस्टा है, और वो प्लांट है या एनिमल है, जो कोई भी प्लांट स्पीशीज आप डिस्कवर करोगे या एनिमल स्पीशीज डिस्कवर करोगे, डिस्कवर करने के बाद आपने कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जब करोगे, उसके बाद बेटे आपने एक उसको साइंटिफिक नेम देना है। और जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज देते हैं, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे। साइंटिफिक नेमिंग को ही हम नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, कि आपने उस इंडिविजुअल को एक साइंटिफिक नेम देना है, और उस साइंटिफिक नेम से हमें पता चले कि ये किस फैमिली से, ये किस जीनस से, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसीलिए साइंटिफिक नेम देना बहुत जरूरी है, और साइंटिफिक नेमिंग की वजह से ही हम एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साइंटिफिक नेम देने से ही हम एक इंडिविजुअल के बारे में, जो ही हम किसी का साइंटिफिक नेम देंगे, साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। जब हम किसी इंडिविजुअल को वो नाम प्रोवाइड करते हैं, वो नाम प्रोवाइड करने से हमें उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम कैरेक्टर पता चलते हैं। जब मैंने स्पीशीज का नाम किसी इंडिविजुअल को दिया है और जीनस का नाम दिया, और उस जीनस की वजह से आपको उस सारे फैमिली के, उस किंगडम के कैरेक्टर समझ आते हैं, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर आपको इस साइंटिफिक नेम से पता चलते हैं। और जो यूजुअली कॉमन नेम है वो तो वैरी होता था प्लेस टू प्लेस, इसलिए जो लीनियस है उसने एक नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब है जो आप स्पीशीज को डिस्कवर करते हो, बाद में लास्ट में आपने उसको एक साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई कराना है, ताकि वो जो साइंटिफिक नेम है उसमें कोई डिमेरिट ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम वैरी होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन जो है। फॉर एग्जांपल कश्मीरी लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज है, बाकी बाकी लैंग्वेजेस जो है हमारे इसमें इंडिया में, तो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में किसी लिविंग इंडिविजुअल को किसी एक नाम से बुलाते, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक नेमिंग सिस्टम, लीनियस ने एक ऐसा नेमिंग सिस्टम डिस्कवर करा है, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल को दो नाम से हमने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम, आपने बहुत सुना होगा, पी की बात करते हैं तो उसका नाम होता है पायसम सटेवम, पायसम सटेवम। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। इस नेमिंग सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है यही टैक्सोनॉमी का एक स्टेप है। टैक्सोनॉमी में आपको हर एक इंडिविजुअल को नाम देना पड़ता है, और उस नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो लीनियस ने दिया है। और लीनियस ने इस नाम के पीछे बहुत सारे रूल्स बनाए थे, जिनको आगे हमें किसी और लेक्चर में पढ़ना है। पहले यहाँ पे आप बात याद रखोगे, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टैक्सा, इट्स करेक्ट साइंटिफिक नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द नॉमेनक्लेचर। हमारे पास रूल्स और कन्वेंशंस ऑफ नॉमेनक्लेचर के मुताबिक, मतलब जैसे आपका केमिस्ट्री में वो आयुर्वेदिक नेमिंग होता है, वैसे हमारी बॉटनी में, वैसे हमारी जूलॉजी में, वैसे हमारे टैक्सोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम होता है, जिसको हम बेटे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जहां पे हर एक इंडिविजुअल को दो नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले नाम को हम जीनस कहते हैं, और मतलब पहला नाम जो है इसको जेनेरिक नेम कहते हैं, और जो किसी इंडिविजुअल के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरे नाम को हम बेटे स्पेसिफिक नेम कहते हैं, जो किसी हाँ, स्पेसिफिक नेम देते हैं जो किसी स्पीशीज को बेटे रिप्रेजेंट करता है। तो इस नेमिंग सिस्टम से हमें
इसका थोड़ा सा इंसेस्ट्रल रिलेशनशिप भी पता चलता है कि इसका जीनस क्या है। जब आपको जीनस पता चलेगा तब आपको इसकी फैमिली भी पता चलेगी। इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने इसका, इन साइंटिस्ट लोगों ने, लीनियस ने एक इंडिविजुअल को दो नाम बोला है। मतलब अगर मैं कोई स्पीशीज डिस्कवर करूंगा तो मुझे एक नाम नहीं रखना, या आप किसी स्पीशीज को डिस्कवर करोगे तो आपके लिए भी ये लॉ जो है दैट इज कंप्लीटली एप्लीकेबल। आपके ऊपर भी ये लॉ है, मेरे ऊपर भी है, हर किसी शख्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है कि वो एक इंडिविजुअल को अगर डिस्कवर करेगा, किसी भी लिविंग सिस्टम को डिस्कवर करेगा, वेदर माइक्रोब होगा, बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंगस होगा, प्लांट होगा, एनिमल होगा, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेटे डिस्कवर करेगा, डिस्कवर करने के लिए उसको नेमिंग सिस्टम का ध्यान रखना है। जो नेमिंग सिस्टम है, दो नाम देने हैं। पहला नाम जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम जो है दैट इज स्पेसिफिक नेम। और इस स्पेसिफिक नेम के मुताबिक या जेनेरिक नेम के मुताबिक हमें उस इंडिविजुअल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब अगर हम इसी टेक्सोनॉमी की आज बात करें बेटे, थोड़ा सा इस लेक्चर को मैं आगे लेना चाहता हूं। और टेक्सोनॉमी की जो ही हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है। टेक्सोनॉमी में आपने कुछ चीजों का ख्याल भी रखना होता है। देखो बेटे, ख्याल किस चीज का रखना है, आपने ख्याल कुछ चीजों का बहुत जरूरी होता है। किन चीजों का आप ख्याल रखोगे? अगर आपने देखा कि टेक्सोनॉमी में हम कुछ चीजों को इस तरह से स्टडी करते हैं, लाइक we go through these characterization, various we must go through these steps, like you go through these, first of all you must know the characterization. What is characterization? कैरेक्टराइजेशन के बाद आपने आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को, या बाकी लोग जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टराइजेशन का होना जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए पहले मुझे तो खुद किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, तब जाके मैं उसको ग्रुपिंग कर सकता हूं। जब तक मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है तो मैं ऐसे ही कहां किसी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासिफाई करूंगा। इसीलिए आपने बेटे सीक्वेंस में जाना है। पहले कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के थ्रू जाना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन के बाद बेटे नॉमेनक्लेचर का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि हर एक लिविंग सिस्टम को हमने दो नाम से रिप्रेजेंट करना है। पहला नाम जो बच्चा है दैट इज जेनेरिक नेम, एंड दूसरा नाम जो है दैट इज स्पेसिफिक नेम। क्यों ये नेमिंग सिस्टम दिया गया है? क्योंकि मैंने अभी बोला है आपको जो हमारे पास वो कॉमन नेमिंग सिस्टम है दैट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। इसीलिए साइंटिस्ट ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक नेमिंग सिस्टम दिया है जिसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बात बोली है, अगर आप किसी भी स्पेसिमेन को डिस्कवर करते हो और डिस्कवर करते वक्त कि आप वो एक ऐसा इंडिविजुअल आपने डिस्कवर किया है जो कि जो बेटे जो डिस्कवर करने के वक्त आपने उसकी जो रिजम्बलेंस है वो किसी के साथ मैच नहीं करी। इसीलिए जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रूल्स है ये कहते हैं कि आपने उस इंडिविजुअल को अलग एक ग्रुप बनाना है, अलग एक ग्रुप में प्लेस करना है, अलग एक टेक्सान उसके लिए आपने क्रिएट करना है। दैट इज एक्चुअली टेक्सोनोमी। और इसके बाद जो हमने नॉमेनक्लेचर बोला है कि नॉमेनक्लेचर के मुताबिक आप ऐसे किसी का नाम नहीं दे सकते हैं। पहले बेटे आपको कम से कम रूल्स का पता होना चाहिए। मतलब जो हमारे टेक्सोनोमिक रूल्स है, जो मैंने अभी आपको कहा है, जो हमारे कन्वेंशंस है ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपने पहले नेमिंग के नॉमेनक्लेचर के कन्वेंशंस का पता होना जरूरी है। और उसके बाद ही आप उस चीज को, उस स्पेसिमेन को, उस इंडिविजुअल को कोई नाम दे सकते हो। लेकिन अभी तक अगर हम टेक्सोनोमी की बेटे बात करें, हमारे पास दो तरह की टेक्सोनोमी होती है। टेक्सोनोमी की जब अगर हम बात करें तो दो तरह की टेक्सोनोमी होती है। एक को जो अभी तक मैंने आपको बता दिया है, इट वाज ऑल अबाउट क्लासिकल टेक्सोनोमी। और यहाँ पहले बच्चे को क्लासिकल टेक्सोनोमी ही पढ़ाई जाती है। और उसके बाद जो हमारे पास we have a separate branch of taxonomy that is modern taxonomy, modern taxonomy। और इस modern taxonomy का दूसरा नाम है न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स। हमने बच्चा इस सिस्टमैटिक्स के बारे में भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सिस्टमैटिक्स के रिलेटेड बात करेंगे। पहले आप याद रखोगे क्लासिकल टेक्सोनोमी क्या होती है
और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। लेकिन मेहरबानी करके पहले टेक्सोनॉमी याद रखना। टेक्सोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे आप ऑर्गेनिजम्स की कैटलॉगिंग करते हैं, जहां आप ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट करते हैं, एक प्रॉपर और अरेंजमेंट करते हैं, आप ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हो। लेकिन खाली सीक्वेंस में आप कैसे रखोगे? जब आप उनका कैरेक्टराइजेशन, जब पहला चीज कैरेक्टराइजेशन, दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन, तीसरी चीज क्लासिफिकेशन, चौथी चीज नॉमेनक्लेचर, जब आप ये चारों चीज करोगे ना तो उस चीज को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। खाली क्लासिफिकेशन करने को टेक्सोनॉमी नहीं बोलोगे, खाली आइडेंटिफिकेशन करने को टेक्सोनॉमी नहीं कहेंगे, नॉमेनक्लेचर को टेक्सोनॉमी नहीं कहेंगे, लेकिन बल्कि हमने पूरे सीक्वेंस में बेटे इस चीज को स्टडी करना है, तब हम कहेंगे कि हाँ हम टेक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, क्योंकि टेक्सोनॉमी के अपने बेसिस है, अपने प्रिंसिपल्स है, अपने रूल्स है, और हमने उन रूल्स का बेटे पालन करना है, हमने उन रूल्स को एक्सेप्ट करना है, हमने उन रूल्स को रेस्पेक्ट करना है। इसी तरीके से, क्योंकि बेटे बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपने इस चीज को तो ध्यान में रखना है, क्योंकि कल को आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे, वहां पे भी यही सब करना पड़ेगा। लेकिन याद रखोगे, हमारे पास जो टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे टेक्सोनॉमी में एरिस्टोटल का कंसेप्ट रहा है, टेक्सोनॉमी में थियोफ्रस्टस का कंसेप्ट रहा है, और टेक्सोनॉमी में जो हमारे लीनियस है उसका कंसेप्ट रहा है, मतलब बहुत सारे, जॉन रे का कंसेप्ट रहा है। लेकिन वो कौन सी टेक्सोनॉमी की हम बात करेंगे? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में आप याद रखोगे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, थियोफ्रस्टस, जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। देखो बच्चे, याद रखोगे, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और जूलॉजी भी कहते हैं। और हमारे पास जो थियोफ्रस्टस है, इसको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, और सबसे पहले इसी ने एक बॉटनिकल गार्डन को डिजाइन करा था। ये बहुत पहले की बात है, एंशिएंट टाइम की बात है। सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन जो है वो इसी थियोफ्रस्टस ने डिजाइन करा था। और मैं कहता हूं यहाँ पे बेटे, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्लासिकल टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया है हमें, और क्लासिकल टेक्सोनॉमी के ही बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई किया, मैनेज किया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें याद रखोगे, जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टेक्सोनॉमी इज ऑफ टू टाइप्स, क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्सोनॉमी होती है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। हाँ, क्लासिकल टेक्सोनॉमी ये एक ऐसा ब्रांच है टेक्सोनॉमी का जहां पे हम बेटे यूजुअली ऑर्गेनिजम्स की कैटेगराइजेशन करते हैं, जहां हम ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जहां हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, जहां हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जहां हम ऑर्गेनिजम्स को नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बस एक ही कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम क्या है बेटे? यहाँ पे हम ज्यादा मॉर्फोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। मॉर्फोलॉजी माने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। और जो यहाँ पे जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, ये कहता है जो स्पीशीज का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज, जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है दैट इज स्टैटिक, स्पीशीज इज स्टैटिक। ये कहता है इस कंसेप्ट के मुताबिक स्पीशीज स्टैटिक होने का मतलब है कि स्पीशीज में कोई चेंज नहीं आती है। लेकिन बेटे स्पीशीज में तो बहुत सारी जेनेटिक, स्पीशीज लेवल पे बहुत सारी चेंजेस आती है, ठीक है। तो ये इसका डेमेरिट रहा है, मतलब यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, ये कहते हैं स्पीशीज जो है ये स्टैटिक होती है, इसमें कोई वेरिएशन, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। लेकिन अगर देखा जाए एक स्पीशीज में, एक पॉपुलेशन में बहुत सारी चेंज आती है, उनके जीन पूल में बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है, तो हम कह सकते हैं जो एक स्पीशीज है, जब उसमें वेरिएशन आएगी, जब उसमें चेंजेस आती है, तो एक स्पीशीज का को स्टैटिक होती है, एक स्पीशीज जो है दैट इज डायनेमिक। और यहाँ पे इन्होंने क्या चीज किया है, यहाँ पे बस एक दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कहाँ का कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कैरेक्टर्स को डिलिमिट किया जाता है, कुछ ही कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, कैरेक्टर्स आर डिलिमिटेड।
हमने इसीलिए जो शख्स थे, बहुत सारे लोग थे, मैंने अभी आपको बोला है, हमारे पास लीनियस था, एरिस्टोटल था, थियोफ्रस्टस था, जॉन रे था। उन्होंने कौन सा कंसेप्ट हमें दिया है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया है। इन्होंने ये चीज बताया है कि यहाँ आप जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है, जो टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट है, एंड दैट इज ओनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। लेकिन क्या ये सही है? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई हाँ कर सकते हैं किसी हद तक। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें उस इंडिविजुअल का फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। तो याद रखोगे, इन क्लासिकल टैक्सोनॉमी वी डोंट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज। यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करें बेटे, उनकी जो इंटर रिलेशनशिप्स है या किसी दूसरे ग्रुप के साथ उनका उठना बैठना वगैरह, जितनी भी रिलेशनशिप्स है, इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स, उसके बारे में यहाँ पे हमें कोई कंसेप्ट मिला ही नहीं है। इसीलिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम बेटे न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं या मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पे बेटे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को पढ़ा जाता है क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन खाली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ी जाती है, एनाटॉमी पढ़ी जाती है, सेल बायोलॉजी पढ़ी जाती है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी जाती है, एम्ब्रियोलॉजी फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी फिजियोलॉजी और फाइलोजेनी। फाइलोजेनी फाइलोजेनी का मतलब है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो कि टैक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो ही हमने फर्दर स्टडी करी है टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट है, फिर पता चला कि फाइलोजेनी के बगैर जो कोई भी क्लासिफिकेशन है वो करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं होती है। इसीलिए फाइलोजेनी का कंसेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करा गया, और फाइलोजेनी जो है इसका होना बहुत जरूरी है। फाइलोजेनी के बगैर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। फाइलोजेनी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है इसके बहुत सारे डिमेरिट्स आए हैं, लेकिन ये क्या कहता था, स्पीशीज जो है ये स्टैटिक होता है। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है, इट वाज गिवन बाय सर जूलियन हक्सले। ये हक्सले ने कंसेप्ट दिया है किसका? न्यू सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट, या जिसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये कहता है फाइलोजेनी को पढ़ा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ा जाएगा, फिजियोलॉजी को, सेल बायोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई और हम ऑर्गेनिजम्स को नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस सब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि अब अगर उसका वो कोई कैरेक्टर आपने सिलेक्ट करा है, वो कैरेक्टर किसी और के साथ उसको रिजेंबल करा सकता है, लेकिन बाकी जो 90% कैरेक्टर है वो तो डिसिमिलरिटीज है। तो हम कम से कम तो 90% आपको सिमिलरिटीज होनी चाहिए। लेकिन मॉर्फोलॉजी फॉर एग्जांपल, ए इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजी बी इंडिविजुअल के साथ मिलती है, लेकिन बाकी जितने भी कैरेक्टर है ए इंडिविजुअल के साथ वो तो बी के साथ मिलते नहीं है। तो हम मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। इसीलिए हमने कंपैरेटिव स्टडी किया है, हमने हर एक कैरेक्टर की स्टडी करी है, और उस वाले सिस्टमैटिक्स को हम बेटे न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जो इस लीनियस ने बेटे कंसेप्ट्स दिए हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, बहुत सारी चीजें दिए हैं, लेकिन उसके तो बड़े डिमेरिट आए हैं, आगे बहुत सारे डिमेरिट्स आए हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं, या न्यू सिस्टमैटिक्स के साथ साथ आप इसको क्या बोलते हो नाम बेटे, इसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इस कंसेप्ट के मुताबिक जो स्पीशीज है, स्पीशीज डायनेमिक होती है। स्पीशीज इज डायनेमिक। डायनेमिक होने का मतलब है स्पीशीज में कंटिन्यूअसली चेंजेस आती रहती है, वेरिएशंस आती रहती है। और यहाँ क्या कहा जाता है कि यहाँ बेटे एवोल्यूशनरी या
एवोल्यूशनरी का हो या बाकी रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स among स्पीशीज और बिटवीन द वेरियस स्पीशीज पढ़ा जाता है। उस कंसेप्ट को हम मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं और इस कंसेप्ट को हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं और इसको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। कम से कम आपने बेटे चार पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखोगे यहाँ पे बस कुछ ही कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है या कहते हैं कि स्पीशीज जो है इस कंसेप्ट के मुताबिक स्टैटिक होती है। कैरेक्टर्स आर डिलिमिटेड, यहाँ पे पूरे कैरेक्टर को पढ़ा नहीं जाता है, डिलिमिट करा जाता है कैरेक्टर्स को। द रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की स्टडी नहीं होती है, यहाँ पे रिलेशनशिप की स्टडी होती है, फाइलोजेनी की स्टडी होती है। एवोल्यूशन का कंसेप्ट हमें यहाँ से ही पता चलता है कि नहीं एवोल्यूशन का कोई रोल होता है। हमें रिलेशनशिप और इंटरेक्शन among डिफरेंट स्पीशीज या बिटवीन द स्पीशीज पता चलती है। और यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टाइम पे स्टडी करा जाता है और स्टडी करने के बाद आप ऑर्गेनिज्म को बेटे क्लासिफाई करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको जो है समझ आया होगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हमें एक मौका मिलेगा खुद को इम्प्रूव करने का। तो हम लोग जो है आपके साथ हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से आपका सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करके देंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। अभी रात का टाइम है, मुझे एक्चुअल टाइम पता नहीं है और ये टाइम भी सही नहीं है, रात का टाइम है। तो एक्चुअली मतलब सोने का टाइम होता है यूजुअली रात का टाइम। तो मैंने सोचा नहीं, सोने से बेटर है आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने आ जाऊं ताकि हमने जो वादा किया है आपको लगे कि टीचर लोग सो रहे हैं, खुद आप लोग तो बहुत बेसब्री से हमारे लेक्चर्स का वेट कर रहे होते हैं। मुझे पता है वो सब, बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में है जिन लोगों ने हमें बताया है कि वो इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और हमने आपसे वादा किया है और इस वादे को इंशाल्लाह पूरा हम निभाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हम मेहनत करते हैं इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करिए और हमें एक मौका दीजिए। और मेहनत आपकी है, हमारी भी मेहनत है और जो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा उसमें हम बहुत ज्यादा आप लोगों के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि जब भी आपने सुना है रोटी तो एक हाथ से बनती नहीं है। हम मेहनत करेंगे, आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आप मस्ती करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये आपका क्रूशियल टाइम है। हमने भी समझा है कि हमने भी सोचा है कि हमारे होने से आपको फायदा मिलना चाहिए और ये आपका क्रूशियल टाइम है। अभी इस चीज को बेटे मैं रोज आपको रिपीटेडली कहूंगा, इन लेक्चर्स को लाइटली ना लो। फिर एग्जाम के टाइम आप बोलोगे अब कितना कर पाओगे। एग्जाम के टाइम तक मैं कहता हूं हम बराबर आपके पेपर तक आपके साथ है, आपके एग्जाम तक आपके साथ है। बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा या नीट का एग्जाम होगा, हम इंशाल्लाह कुछ टाइम में एमसीक्यू सेशन भी करने वाले हैं नीट वालों के लिए, स्पेशली नीट वालों के लिए, ताकि आप लोगों को आप लोग कंटिन्यूअसली बूस्ट होते रहो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई आपको पैसा वगैरह, हमने ऑलरेडी कहा है, कोई फी देने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में हर एक चीज मिल रही है। मतलब हम तो कोई उतने एक्सपर्ट है नहीं, अलबत्ता हम भी अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक एक सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज पहुंचाए ताकि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट बने हमारी वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। और जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है हम लोग काफी ज्यादा खुश है और उस वजह से हम हमारे साथ और भी टीचर्स हमें रिपीटेडली कहते हैं हमें भी मौका दे दो। हाँ मतलब आप लोगों के बेटरमेंट के लिए हमने बहुत सारे टीचर्स को इंशाल्लाह कुछ टाइम में आपको बहुत सारे और भी लेक्चर्स मिलेंगे। अभी मैं नहीं कहूंगा कौन कौन सा लेक्चर मिलेगा, अभी उस चीज को हम बाद में रिवील करेंगे आपको कौन कौन सा लेक्चर मिलेगा। लेकिन जितने लेक्चर अभी तो आपको मिल रहे हैं उन चीजों को तो एंजॉय करो, उस चीज को तो स्टडी करो और साथ में एक चीज मेरी याद रखना, हमेशा नोटबुक मेंटेन करते रहो। जो हमने आज, मुझे लगता है ये चौथा लेक्चर है जो मैंने आज तक
4 लेक्चर्स आपको पढ़ा है, इसकी एक नोटबुक बना लो बेटे, क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा लेक्चर, मतलब ये टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट है, सिस्टर यहाँ पे क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी थी, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कंसेप्ट था वो हमने पढ़ ही लिया। और इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करेंगे, कौन से रूल्स होते हैं, किस तरह से नाम एक इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं, एक स्पेसिफिक नेम किस तरह से हम एक इंडिविजुअल को देंगे। और इसके साथ साथ हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे और सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच।